हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है यात्री डायरेक्टर। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं ब्लॉग के साथ साथ मैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस भी स्टार्ट रखूँगा। तो ये वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देख लिया, स्विट्ज़रलैंड वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, उसके डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम लोग जाते हैं वीडियो की ओर। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी कहीं जा रहा है स्विट्ज़रलैंड घूमने और उनको नहीं पता है तो ये वीडियो उनको शेयर कर लीजिए ताकि उनको पता चले कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं वीज़ा के लिए। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. तो गाइस, स्विट्ज़रलैंड आता है शेंगन एरिया में। शेंगन में बहुत सारी कंट्री है। हम उसके ऊपर नहीं जाते हुए सीधा हम जाते हैं वीडियो की ओर। और क्योंकि ये वीडियो शायद लंबा बनेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल में दिखाने वाला हूँ आपको कि क्या क्या कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स मुझे आती है कि भाई तुम प्रॉपर डिटेल नहीं देते हो। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जैसे कि मैंने बनाया टर्की का, और मैं तब टर्की में ही था तो एक दो डॉक्यूमेंट्स और एक दो डिटेल मैं भूल गया था जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बता दिया था। फिर भी कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई प्रॉपर डिटेल दो, तो प्रॉपर डिटेल ये वीडियो की मैं इसी वीडियो में दूंगा। स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो उसकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। स्विट्ज़रलैंड वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अपना खुद का पासपोर्ट, ठीक है। उसमें एटलीस्ट 6 महीने तक की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेज उसमें अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा वो आपको स्टैम्प देगा और एक पे आपके वीज़ा स्टिक हो जाएंगे। मैं एक्चुअली चेकलिस्ट देख के ही आपको बोल रहा हूँ, तो शायद मैं नीचे देख सकता हूँ, देखूंगा तो कैमरे से आई कांटेक्ट ना हो तो इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ डिटेल पे फोकस कीजिए। पहला हो गया पासपोर्ट, उसके बाद आता है फ़ोटो। आपकी जो वीज़ा के लिए जो फ़ोटो लगेगी वो मोस्ट प्रोबेबली सारी कंट्री में एक चीज़ तो फिक्स ही है, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। यानी आप ऐसा मत समझिए कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चल जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। लाइक 35x45 mm और मैट फिनिशिंग वाला चाहिए, ग्लोसी वाला नहीं चाहिए। और नो फेशियल एक्सप्रेशन लेस, यानी वो तो चलेगा लेकिन लेस फेशियल एक्सप्रेशन होंगे। कुछ भी आप रिलीजियस का कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए, यानी कि मैंने ये पहना है तो वो नहीं चलेगा, वो दिखेगा नहीं तो यानी वो दिखेगा तो दिक्कत हो सकती है, वो लोग शायद एक्सेप्ट ना करें वीएफएस में जब आप जाओ तब। और स्पेक्स निकाल के आपको फ़ोटो लेनी होगी 35x45 इसके बाद आता है अपना जो वीज़ा के लिए जो फॉर्म होता है, वो एप्लीकेशन का फॉर्म तो आपको फिल आउट करना ही पड़ेगा कहीं पर भी जाओ। उसकी अगर आपको वीडियो चाहे तो मैं एक सेपरेट में बना दूंगा, उसके ऊपर डिटेल नहीं जाते हुए आपको वीज़ा की जो भी ये फॉर्म रहेगा वो VFS की साइट से आपको मिल जाएंगे। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि अगर काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी 2-3 पासपोर्ट होल्डर है और उनको लगता है कि भाई मेरा पुराना पासपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने ट्रैवल नहीं किया है, फिर भी आप लेके जाओ, क्योंकि VFS वाले मांगते हैं अगर आप लेके नहीं गए तो, और लेके जाते हो तो वो लोग आपको रिटर्न दे देते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शेंगन का वीज़ा है पुराने पासपोर्ट में तो उसकी जेरोक्स निकाल दो और वो भी ऐड कर दो, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के साथ। क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि वो लोग आपको पासपोर्ट दे देते हैं लेकिन आपने अंदर ऑलरेडी मेंशन किया कि भाई मैंने ट्रैवल किया है, तो आप अपनी जेरोक्स कॉपी लगा दो, ये बेटर रहेगा। उसके बाद जो आता है वो मेन है, यानी अब से आप स्किप ना करें वीडियो, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आप ही के लिए है ये चीज़ है। उसके बाद आता है पर्सनल कवरिंग लेटर। पर्सनल कवरिंग लेटर का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे बनते हैं, और गूगल पे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे कि कैसे आप अपने खुद का जो पर्सनल कवरिंग लेटर है वो बना सकते हो। उसमें मेंशन करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप क्या करते हो, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप किस किस के साथ जा रहे हो, ठीक है, वो आप मेंशन करो, कब से कब जा रहे हो, कौन से जगह पे जा रहे हो, वो सारी डिटेल में मेंशन होना चाहिए पूरी, यानी एक मिनी ट्रैवल आइटिनरी भी उसमें आ सकती है। पर्सनल कवरिंग लेटर में एक और चीज़ भी आप लिख सकते हो कि कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप उसकी भी डिटेल, यानी उसका भी पासपोर्ट नंबर, वो कहाँ से है, वो सब आप मेंशन करो, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उसके पास ऑलरेडी शेंगन वीज़ा है और रनिंग है तो उसको तो रखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कमेंट में आएगा कि भाई मेरे फ्रेंड के पास वीज़ा है तो मैं क्या करूं मेरे साथ, तो उसकी वीज़ा कॉपी लगा दो। आपकी टिकट्स वगैरह जो भी है वो मैं बाद में बोलूँगा, वो सब भी ऐड करो इसी में कि भाई मेरे फ्रेंड के पास वीज़ा है और उसकी मैंने कॉपी ऐड कर रखी है।
आपकी डिटेल दे दो, आप वर्क क्या करते हो, वो सारी डिटेल्स, यानी छोटी छोटी डिटेल जो होती है वो भी आप लिखो पर्सनल कवरिंग लेटर में। मोस्टली एक पेज में सब कुछ हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपने पर्सनल कवरिंग लेटर बना दिया, पासपोर्ट का समझ लिया, फ़ोटोज़ का समझ लिया, सब कुछ आपने नोट कर लिया। उसके बाद आता है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस। अपना हेल्थ इंश्योरेंस ही बोल सकते हैं एक्चुअली, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अपन को इंडिया में काम आता है। ये ट्रैवल के टाइम के लिए ही आपको लेना पड़ेगा। कोई भी कंट्री होगी वो कंपलसरी मांगते हैं, क्योंकि कोविड है, अभी एक्चुअल वैक्सीन ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और उसमें भी कोविड कवर होना चाहिए, कंपलसरी है ये चीज़। तो ये आप दिमाग में रखिए। और जब आप जा रहे हो उस डेट से जब आप इंडिया में लौट रहे हो तब तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस की कुछ कंपनी इन लोगों ने सिलेक्ट कर रखी है, उसी में से आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या एक जेन्युइन आपको लगेगा, इसीलिए ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ कंपनी के नाम। और मिनिमम कवरेज होना चाहिए 30,000 यूरो, 50,000 USD या 50,000 स्विस करेंसी। तो उसमें आपका एक्सपेंस सब कुछ कवर होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल हो गया, यानी आप अगर वहाँ जा रहे हो और अचानक कुछ हो गया एट टाइम, आपको वहाँ के सारे एक्सपेंस, उसमें ये मेडिकल इमरजेंसीज जो भी होगी शायद आपको, वो कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये एक खास चीज़ दिमाग में रखना। और एक चीज़, जैसे कि कई लोग ऐसे भी होंगे इसमें से जो वीडियो देख रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता कौन वीडियो देख रहा है, और वो लोग ऐसा कोई लोग ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग टर्म का वीज़ा प्लान कर रहे हैं कि भाई मेरे को 1 साल का चाहिए, मल्टीपल ईयर, लाइक 2 साल का, 1 साल का। तो वो केस में आप जितने दिन वहाँ स्टे करोगे उतना ही आप इंश्योरेंस लो और एप्लीकेशन के दौरान आप लगा दो अपनी फाइल में। यानी ऐसा नीड नहीं है कि आपको 365 डेज़ का इंश्योरेंस लेना है अगर आप साल का अप्लाई करते हो तो। उसके बाद आता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी रिफंडेबल फ़्लाइट करवाओ। और बहुत सारे केस में देखा गया कि भाई होल्डिंग वाली फ़्लाइट लगती है, चलता है। इवन के बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि ऑफिशियल वेबसाइट का भी नाम देते हैं कि भाई वेबसाइट पे मेंशन है, लेकिन वो फ़्लाइट ना आई थिंक 2 या 3 दिन में निकल जाती है। और अभी के टाइम एज ऑफ नाउ एक्चुअल अपॉइंटमेंट मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी शेंजन में बहुत सारी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन आती है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आपको वैसे भी जाना है तो बुक कर दीजिए फ़्लाइट, रिफंडेबल कीजिए, वो आपके ऊपर है, रिफंडेबल करते हो या नॉन रिफंडेबल, डिपेंड आपका बजट कैसा है। उसके बाद आता है अकोमोडेशन। लाइक आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो वहाँ कौन सी होटल में स्टे करोगे, तो आपको एडवांस पेमेंट रिसिप्ट लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई booking.com की पे एट होटल लगा दी चलेगा। काफ़ी सारे केस में देखा गया चलता है, लेकिन ये लोग चेकलिस्ट में लिखते हैं कि भाई आपको कंपलसरी एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, और वो लोग यहाँ से कंफर्म करते हैं वो होटल के साथ। अगर आपने पेमेंट कर दिया देन ओके, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट। आप जा तो रहे हो लेकिन एम्बेसी चेक करेगी कि आपके पास प्रॉपर फंड है या नहीं है, या आप ऐसे ही अप्लाई कर रहे हो। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आप सैलराइड पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, या फिर स्पॉन्सर थ्रू जा रहे हो, तो ये आप ध्यान से सुनिए। अगर आप एम्प्लॉय हो यानी कि सैलराइड पर्सन हो तो ये चीज़ आप लोगों को लगानी है। अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप सैलराइड पर्सन हो, तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगानी है, और उसके बाद लास्ट 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी ऐड कर दीजिए। और मेन चीज़, बैंक स्टेटमेंट में बैंक मैनेजर के स्टैंप रहेंगे, यानी कि बैंक का स्टैंप रहेगा, और सिग्नेचर बैंक मैनेजर की चाहिए हर एक पेज पे। उसके बाद अगर आपके पास और कोई अकाउंट है, यानी कि पर्सनल बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट बोल सकते हैं, सैलराइड अकाउंट अलग होता है और सेविंग्स अकाउंट अलग, तो उसके भी एक लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट निकाल दो, उस पर भी स्टैंप लगा के आप सबमिट कर दो, तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता ही है, तो लास्ट 3 ईयर का या 2 ईयर का आप सबमिट कर दो चलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ओनर हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगा दो, जैसे कि GST है, और कंपनी की डीड हो गई वो लगा दो। मोस्ट प्रोबेबली GST आप लगा देते हो तो हो जाता है कि भाई चलता है GST इंडिया में। उसके बाद आता है लास्ट 3 to 6 मंथ का कंपनी का बैंक स्टेटमेंट लगा दो, आपका पर्सनल अकाउंट का भी बैंक स्टेटमेंट लगा दो। उसके बाद आता है कंपनी का लास्ट 3 साल का ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हो वो कंपनी का, और फिर आपका भी लगा दो। अगर आप रिटायर पर्सन हो तो आपके लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट चाहिए,
उसके बाद प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम, यानी कि जो आपको दे रहा है स्पॉन्सरशिप या जो आपको भेज रहा है वहाँ, आपके तो लगेंगे लास्ट 3 मंथ के, लेकिन जो आपको भेज रहा है उनके भी लास्ट 3 मंथ के स्टेटमेंट लगेंगे और उनका ITR भी लगेगा। आपका ITR तो फाइल नहीं होता होगा क्योंकि आप रिटायर्ड हो, इसलिए जो आपको भेज रहा है उनका लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 साल का उनका ITR। उसके बाद आता है अगर आप स्टूडेंट हो या अनएम्प्लॉय हो तो पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस जो आपका रहेगा उनके ओर से एक पूरा लेटर होगा। आपके पर्सनल कवरिंग में तो मेंशन होगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको लेटर बनाना पड़ेगा जिसमें ये डिटेल होगी कि भाई मुझे मेरे पेरेंट्स या गार्डियन या समवन मुझे भेज रहा है, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट रहेंगे, उनके बैंक ITR रहेंगे। वो चीज़ आप फाइनेंशियल सपोर्ट में लगा सकते हो। स्टूडेंट हो या कॉलेज में स्टडी करते हो तो आपकी कॉलेज की जो भी ID रहेगी वो आप ऐड कर दो। इसके बाद आता है मेन चीज़ जो मुझे एवरी टाइम यानी कि लास्ट वीडियो में बताई गई थी, पूछी गई थी, NOC। तो आपको NOC लगानी है अगर आप सैलराइड हो या बिजनेस ओनर हो, ठीक है। तो अगर आप सैलराइड हो तो कंपनी का एक लेटर हेड होता है, उस पर प्रॉपर मेंशन डेट टू डेट लिखवा लो, यानी मैनेजर से या जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो आपको लिख के दे देंगे कंपनी की ओर से कि भाई ये डेट से ये डेट तक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो XYZ पर्सन का नाम, ठीक है, XYZ आर ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड दिस डेट सो दिस डेट, ये हो गई। और फिर भी और भी डिटेल होगी, वो अपने हिसाब से आप कंपनी से निकलवा सकते हो, जो भी कंपनी है आपकी वहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपके कंपनी आपको अलाउ कर रही है ट्रैवल करने के लिए, वो एक प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपके ही कंपनी के लेटर हेड पे। उसके नीचे कंपनी का स्टैम्प और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे उसकी साइन, या तो आपके ऊपर जो मैनेजर होगा उसकी साइन। अगर आप कंपनी के ओनर हो तो कंपनी का स्टैम्प, और मेन चीज़ ऐसा नहीं कि खुद की सिग्नेचर ही कर दी, कंपनी के जितने पार्टनर रहेंगे उसकी भी सिग्नेचर चाहिए। और मेरे हिसाब से पार्टनर वाइज आप रखो तो बेस्ट रहेगा। 3 पार्टनर होंगे तो अलग अलग जगह पे सिग्नेचर कर दो तो भी चलेगा, या 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट लगा दो तो भी चलेगा। उसके बाद आता है कि आपको अकोमोडेशन नहीं लेना है, यानी रीज़न ये है कि वहाँ आपकी फैमिली है या फ्रेंड्स है, आप उसके घर रहने वाला हो, तो वो केस में आप वहाँ वो कौन से स्टेटस पे रह रहे हैं। पहले तो अगर उनके पास वहाँ का कार्ड है या वहाँ के वो सिटीज़न है तो उनका पासपोर्ट ले लो, वो ऐड कर दो आपके डॉक्यूमेंट में। और कवरिंग लेटर में आप मेंशन कर दो कि भाई मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड के या मैं मेरी फैमिली के वहाँ रहने वाला हूँ। वो प्रॉपर डिटेल्स में मेंशन करो, उनका एड्रेस, वो कब से यहाँ वहाँ पे रह रहे हैं, उनका वहाँ का फ़ोन नंबर, वो वहाँ कौन सी जॉब कर रहे हैं, वो भी आप लगा दो, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्ट करता है आपके वीज़ा के लिए। वो सारी डिटेल आपके कवरिंग लेटर में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास वहाँ का जो भी कार्ड होगा उसकी कॉपी मंगवा दो, वो भी ऐड कर दो। उनका पासपोर्ट तो हो ही गया अगर वो वहाँ पे सिटीज़न है तो, अगर नहीं है तो जो भी स्टेटस पे वो वहाँ पे रह रहे हैं वो स्टेटस का फ़ोटो, यानी उनके पास वीज़ा होगा तो वो वीज़ा की कॉपी आप वहाँ यहाँ पे मंगवा दो और वो भी ऐड कर दो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर लास्ट 2 साल में आप अगर सेंजन वीज़ा से रिफ्यूज़ हो चुके हो, यानी भी कोई भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया है सेंजन के अंदर, तो साथ में एक लेटर आता है, तो वो अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर दो आपके एप्लीकेशन के साथ, तो सपोर्ट रहेगा। एक्चुअली फॉर्म के अंदर तो आपको मेंशन करना ही होता है, लेकिन कि आपके पास लेटर हो तो बेस्ट रहेगा। तो अभी वीज़ा फ़ी पे आते हैं, तो वीज़ा फ़ी कितनी है मेन चीज़। अगर आप एडल्ट हो तो आपकी फ़ीस रहेगी 80 यूरो प्लस VFS के चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना। चिल्ड्रन है बिटवीन 6 to 12 ईयर तो आधी। और मेन चीज़ अंडर 6 ईयर है, यानी कि आपने सोचा कि भाई बच्चा 2 साल का ही है, हमारे पास वीज़ा है तो उसकी तो कोई फ़ी नहीं रहेगी, लेकिन शायद VFS के चार्जेस हो सकते हैं। तो ये है चेकलिस्ट, यानी कि ये है डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए या मुझे इंस्टा में पूछिए। और गाइज मुझे इंस्टा में आप फॉलो कीजिए, मेरा नाम नीचे मेंशन हो रहा है। स्नैपचैट पे पूछिए, जहाँ पर भी पूछना है आप पूछ सकते हो बिंदास। उसके बाद आपको जाना है VFS की साइट पे, जो साइट भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे रखी है। आप वहाँ पे जाओ और अपने लिए आप अपॉइंटमेंट ले लो, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है, बिना अपॉइंटमेंट के आप नहीं जा सकते। अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट लेने के टाइम आपको VFS की जो भी फीस रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। और मेन चीज़
इसमें कुरियर चार्जेस इंक्लूडिंग नहीं रहेगी। हाँ, VFS में ऑनलाइन जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तब आप एडवांस पे कर सकते हो। लाइक आई थिंक अगर मैं गुजरात से हूँ तो मुझे कुरियर का चार्जेस 800 के आसपास लगता है, 600 to 800। तो सेम है कि अगर आप दूर से आ रहे हो, लाइक मुंबई से ही हो तो आप खुद जाके ले सकते हो, लेकिन आप दूर से आ रहे हो तो आप मेरे हिसाब से कुरियर ही प्रायोरिटी रखो। तो आप उसकी फ़ीस एडवांस पे कर सकते हो, जैसे कि जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तब जो पे कर रहे हो उसके साथ। और उसका इंश्योरेंस मत लो, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कुरियर का इंश्योरेंस। ब्लू डार्ट अच्छे से सेफ आपका कुरियर पहुंचा ही देता है, क्योंकि इनका टाइप है ब्लू डार्ट के साथ, और ब्लू डार्ट एक अच्छी कंपनी है। और अगर कोई भी डिटेल मुझसे छूट गई तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लाने वाला हूँ थोड़े टाइम के बाद। एक व्लॉग रहेगा, एक ऐसे वीज़ा की इन्फॉर्मेशन तो चलती ही रहेगी। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में। तो दैट्स इट, ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।